हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे टेक्नो फंडा एनालिसिस ऑफ बालाजी एमीन्स। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, बालाजी एमीन्स एक एलिफेटिक एमीन्स में है और इट इज़ अ वेल नोन कंपनी। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट यू ऑल टू गो थ्रू माय चैनल एंड सी कि मैंने क्या क्या रिकमेंड किया था और किस किस लेवल्स पे मैंने आपको बताए थे वो स्टॉक्स और उनका क्या हुआ। तो मैं आपको एक बार अपने चैनल पर भी लेके चलता हूँ और वहीं हम देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। बिकॉज सजेस्ट करना इज़ वेरी वेरी ईजी, but looking at the performance, the past track record of different companies and same way my channel also is very important for all the subscribers। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने चैनल पर फटाफट। तो ये हम आ गए हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स, जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने जो वीडियोस बनाई हैं, जैसे एफएल इंडिया का मैंने लास्ट वीडियो बनाया था 3-4 दिन पहले, जहाँ पर कि Q2 के रिज़ल्ट्स के बारे में भी बात की थी और ओवरऑल बिज़नेस और डिटेल्ड एनालिसिस की थी कि कंपनी किस तरह की है और किस लेवल पर है। अगर आप इस वीडियो में जाकर देखेंगे, उस टाइम पे कुछ 2850 के आसपास का भाव था एफएल का और रिज़ल्ट भी बहुत बम्पर आए थे। बट स्टिल मैंने कहा था कि इसको लेने का जो रेट है वो 2650-2700 के आसपास है। और आप देखेंगे अभी 2 दिन पहले या कल ही शायद इसने जो लो लगाया था 2652 रुपये का लगाया था, 11 नवंबर को, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो आज 13 है, तो परसों इसने जो लो लगाया था 2652 रुपये का लगाया था। तो प्रिसाइजली जो मैंने लेवल बताया था 2650-2700, तो वहीं पर ही जाकर उसने सपोर्ट लेके और वहीं से बाउंस बैक हो गया। सेम वेज IOL केमिकल्स का भी मैंने डिटेल्ड एनालिसिस प्लस देयर Q2 रिजल्ट्स के बारे में भी हमने बात की थी। और उसमें भी IOL केमिकल्स में भी जो हमने बात की थी उसमें हमने ये बताया था कि ये 690 के रेंज में चल रहा था, 691 के आसपास बंद हुआ था। और उस वक्त मैंने कहा था 670 के आसपास अगर मिलता है तो स्लोली एंड स्टीडीली इस शेयर को ग्रैब कर सकते हैं एंड पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो वो भी नीचे आया बिकॉज दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो मैं आपको अपने ट्विटर पर भी बताता रहता हूँ। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जो मैंने काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका टेलीग्राम चैनल है, तो उसी वजह से मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है फॉर ऑल ऑफ़ यू। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक चैनल है, कोई पैसा नहीं मैं अभी चार्ज कर रहा हूँ इसमें। एंड अगर आप उसमें भी देखेंगे तो मैं आपको काफ़ी सारे ऐसी छोटी छोटी लीड्स और स्विंग ट्रेडिंग के भी आइडियाज़ बताता रहता हूँ। जैसे सन फार्मा का हमने बताया था, सन फार्मा का जो रिज़ल्ट एनालिसिस किया था, और मैंने इसमें ये भी लिखा है, अगर आप देख सकते हैं, तो हैमर पैटर्न ऑन H4 एंड बिकॉज ऑफ विच मैंने 400 एंड आई थिंक 68 या 464 के आसपास मैंने ये रिकमेंड किया था फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और मैंने इसका जो टारगेट बताया था वो बताया था 530 तक जा सकता है। तो 522 तक तो जाके आ चुका है। इनफैक्ट मैंने भी अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसी तरह से मैंने और भी काफ़ी सारे अपने जो ट्विटर पर और अपने टेलीग्राम चैनल पर स्टॉक्स बताए थे। जैसे अभी 3-4 दिन पहले मैंने इक्विटास बताया था 45 रुपये पर, और वो आज 50 रुपये के आसपास चल रहा था। तो 3 दिन में 10% स्विंग ट्रेडिंग इज़ नॉट बैड। इसी तरह से अगर आप एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में भी मैंने एक चार्ट डाला था अपने चैनल पर भी और ट्विटर पर भी, जहाँ पर कि मैंने उसको रिकमेंड किया था 380 के आसपास। तो मैंने भी उसको बाय किया था 380 पर, और मैंने 452 पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। और जबकि मैंने उसमें भी बताया था कि 480 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो वहीं पर जाके वो 2-3 बार नीचे आ चुका है, बट दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग। तो मैंने वो 450-52 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। सेम वे IGL मैंने बताया था, IGL में भी वही 8-10% का रिटर्न ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है। तो इसी तरह से मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ। मैंने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट बताया था, आई थिंक उस वक्त 1650 के आसपास था, और अभी 1800 1850 चल रहा है उसका भाव भी। तो अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे और आप मेरे को देख रहे होंगे कि किस तरह के मैं आपको आई वुड नॉट से टिप्स, बट मैं अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ विदाउट इवन चार्जिंग एनीथिंग, तो आप लोग भी उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। और इफ़ नॉट मोर, मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। और मैं ट्विटर पर भी अवेलेबल हूँ, जो मैं ट्विटर हैंडल आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा।
वो भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे मैं काफ़ी रेगुलरली स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ देता रहता हूँ। चैनल पर मैं जनरली स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ नहीं देता हूँ, ये इट इज़ ऑल बिकॉज़ यहाँ पर जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर मैं लेवल ज़रूर बताता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बता देता हूँ। तो आज हम बात करते हैं क्विकली बालाजी एमीन्स पर। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। बालाजी एमीन्स 1988 में अपना लॉन्च किया था। बालाजी एमीन्स जो मैन्युफैक्चर करते थे मिथाइल एमीन्स एंड लेटर एडेड इथाइल एमीन्स टू द रेंज ऑल्सो। 1989 में इन्होंने फर्स्ट प्लांट कमीशन किया था फॉर एलिफेटिक एमीन्स, जो कि सोलापुर में किया था। 1992 में इन्होंने इन हाउस R&D सेंटर डेवलप किया था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यू ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ इथाइलेमीन्स, मिथाइलेमीन्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। 1995 में इन्होंने स्टार्ट किया था ड्रग इंटरमीडिएट डाईमिथाइलेमीन्स हाइड्रोक्लोराइड बनाना, जो कि मेटफॉर्मिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एंड बालाजी एमीन्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं मेटफॉर्मिन इज़ अ वेरी फेमस प्रोडक्ट और ब्रांड और वॉट एवर यू से फॉर द एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट। एंड बालाजी एमीन्स 95 में ही अपना लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंजेस पर। 2000 में इन्होंने अपना डेरिवेटिव्स ऑफ मिथाइल एंड इथाइलेमीन्स जो है वो ऐड करना शुरू किया था, और 2001 में ये ISO 9001 सर्टिफाई हो गए थे। एंड 2013 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जहाँ पर कि ये लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एंटर किया विद बालाजी सरोवर प्रीमियर। तो इस नाम से इन्होंने अपना हॉस्पिटैलिटी में भी अपना एंट्री कर दी थी। कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं थोड़ा सा कि इन्होंने अपना जब स्टार्ट किया था उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट थे इनके पोर्टफोलियो में, एंड देयर वाज नो एक्सपोर्ट, ऑल कंज्यूम्ड इन इंडियन मार्केट। बट नाउ दे हैव अ रेंज ऑफ अराउंड 30 प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्टिंग टू 45 कंट्रीज। सो काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है इनकी और काफ़ी अच्छे से ये लोग ग्रो किया है इन्होंने। एंड ओवर द ईयर्स इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ एक डेवलप की है जहाँ पर कि कोई भी अगर केमिकल प्लांट इनको सेटअप करना है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो ये क्विकली कर सकते हैं। जबकि 10 साल पहले अगर आप बात करते हैं तो इनको 2 साल तक लग जाते थे एक केमिकल प्लांट को लगाने में, जिस 50 मेट्रिक टन्स पर डे की कैपेसिटी का एक प्लांट अगर इनको लगाना होता था, जो कि आज 2 साल की जगह सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में इस तरह का ये प्लांट खड़ा कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ अपनी डेवलप की है। एलिफेटिक एमीन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड एज सॉल्वेंट्स एंड फीड एडिटिव्स इन फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में ये इनके जो एलिफेटिक एमीन्स हैं उनके डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं। तो इनके एंड कस्टमर्स फार्मास्यूटिकल कस्टमर्स होंगे, एग्रोकेमिकल कस्टमर्स होंगे एंड स्पेशलिटी केमिकल्स कस्टमर्स होंगे। इसके अलावा ये डाईमिथाइल कार्बोनेट भी प्लान कर रहे हैं इंट्रोड्यूस करने का, विच इज़ ए कम्प्लीट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट इनटू देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड DMC इज़ यूज्ड टू मेक कोटिंग्स, एडहेसिव्स एंड क्लीनिंग एजेंट्स। तो आप ये समझिए कि इनका जो फोकस है वो सारा फोकस ये है कि जितना भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है उसका ये एक सब्सटीट्यूट की तरह इंडियन कस्टमर्स को एक सब्सटीट्यूट देना चाहते हैं, और उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। कस्टमर सेगमेंट देखते हैं। फार्मा इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जहाँ पे 51% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री से आता है। एग्रोकेमिकल से इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वर्टिकल, 26% वहाँ से आता है। पेंट्स एंड रेजिन से 4%, रबर क्लीनिंग केमिकल्स से अगेन 4%, एंड डाई एंड टेक्सटाइल से 4%, बाकी छोटे छोटे और भी सेगमेंट्स इनके पास हैं। रेवेन्यू मिक्स की बात करते हैं तो मेजॉरिटी एमीन्स डिवीजन से ही आता है 97.8%, एंड 2.2% इनका होटल डिवीजन से भी आ रहा है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया होटल्स में भी ये लोग 2013 में एंटर किया था इन्होंने। जियोग्राफिकल ब्रेकअप देखते हैं तो इंडिया से 79.4% बिजनेस आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 20.6% आता है। की क्लाइंट्स देख लेते हैं। फार्मा बिकॉज काफ़ी बड़ा इनका एक्सपोजर है, तो उसमें जो बेस्ट ऑफ द कंपनीज़ हैं सन फार्मा, माइलिन, डॉक्टर रेड्डीज़, हेटीरो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, जुबिलेंट लाइफ, हिकाल, जाइडस, IOC, इस तरह की कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लाइंट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। अब हम अगर ग्लोबल अमीन्स मार्केट समझें तो अमीन्स मार्केट में, क्योंकि ये लोग भी अछूते नहीं रहेंगे अगर ग्लोबली कुछ होगा अमीन्स के मार्केट में, तो अगर ग्लोबल अमीन्स मार्केट देखते हैं 2016.24 बिलियन डॉलर का ये मार्केट हुआ करता था, जो कि 2026 में 28.31 बिलियन डॉलर का ये मार्केट हो सकता है। ये ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स का अंदाज़ा है या फिर कैलकुलेशंस है।
जिसमें से पेंट एंड कोटिंग्स एप्लीकेशन सेगमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ 7.8% बिटवीन 2020 एंड 26। तो 7.8% से पेंट एंड कोटिंग्स एप्लीकेशन में जो एमीन्स यूज़ होता है वहाँ पर ग्रोथ दिखाएंगे। अमीन्स मार्केट फ्रॉम सर्फेक्टेंट फंक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच $9.1 बिलियन बाई 2026। तो अमीन्स मार्केट जो सर्फेक्टेंट फंक्शन है वहाँ से बहुत अच्छा ग्रो करने की आसार है। यूरोप रीजन इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच $5 बिलियन बाई 2026। तो यूरोप में भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है ये अमीन्स का मार्केट। ये क्यों ग्रो हो रहा है, क्यों इसमें ग्रोथ है इस पूरे मार्केट में, तो उसका हम थोड़ा समझते हैं क्रक्स। तो इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ हाईली एफिशिएंट क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स इन एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज़। माइंड यू लाइक डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स के बारे में बात होती है ऑफ द वर्ल्ड वेयर एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज़ एक्सपेक्टेड टू रेज द अमीन्स मार्केट डिमांड। तो क्योंकि हाईली एफिशिएंट क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स की बात होती है और उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, इसी वजह से अमीन्स का मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ अमीन्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंक्स एंड डाइज इज़ लाइकली टू रेज इट्स डिमांड फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी अच्छा खासा डिमांड आने की इनकी आशंका है। राइजिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग क्लीनलीनेस एंड पर्सनल हाइजीन, एंड इनफैक्ट पोस्ट कोविड तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्लीनलीनेस, पर्सनल हाइजीन। एंड इसी वजह से जो डिमांड फॉर डिटर्जेंट्स एंड फैब्रिक सॉफ्टनर्स जिसमें कि अमीन्स पाया जाता है या अमीन्स से वो बनता है, तो उस वजह से भी इसमें थोड़ा डिमांड थ्रस्ट आ रहा है। थोड़ा इस कंपनी का फंडामेंटल समझते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 3,3100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आज ये 955 के आसपास बंद हुआ है। हाई लो देखते हैं तो ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही बैठा हुआ है, 995 वाज इट्स हाई। एंड स्टॉक का पी देखते हैं 24.6, जबकि इंडस्ट्री का पी है 20.4, तो रीजनेबली वैल्यूड है। बुक वैल्यू भी देखते हैं तो 227, जबकि प्राइस टू बुक देखते हैं तो 4.22 टाइम्स ये मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टिव, 0.33% है। ROCE ज़बरदस्त है 17.9%, ROE भी अच्छा है 15.8%। एंड इसी तरह से प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 53.7% और कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, विच इज़ ए गुड थिंग। अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.28% है, विच इज़ वेरी रीजनेबल। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी ठीक ठाक है, 8.7 टाइम्स। रिज़र्व्स अच्छे हैं, 729 करोड़ के रिज़र्व्स हैं इनके पास, और EPS भी अच्छा है, 41 का EPS है इस कंपनी का। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो 260 करोड़ ये पहले सेल्स किया करते थे जून 2018 क्वार्टर में, और 2018 सितंबर क्वार्टर में 216 करोड़ किया था इन्होंने, और वहाँ से ये स्टीडी है, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। बट अगर आप सितंबर क्वार्टर देखते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा जंप है 282 करोड़ का। तो इसी वजह से ये कंपनी का शेयर भी तेज़ी से भागा है ऑफ लेट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़। एक्सपेंसेस भी इनके बड़े हैं 209 करोड़, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो इन लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स 74 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्लॉक किया है, एंड 26% का मार्जिन है, विच इज़ ए रोबस्ट मार्जिन। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो वो भी सितंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं या फिर एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलमोस्ट डबल हो गया है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया है, वहाँ से भी नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, मतलब 731 करोड़ से सीधे 46 करोड़। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो भी 33 करोड़ से 46 करोड़। एंड EPS भी आप देख रहे हैं, EPS भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, अर्निंग पर शेयर 14.12 रुपीज़। P&L देखते हैं इसका तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे सेल्स 246 करोड़ 2009 में था, 10 साल में इन्होंने 246 करोड़ से ये ऑलमोस्ट 940 करोड़ कर दिया है। और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखते हैं तो 991 करोड़, तो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, एंड दिस शोज़ द कंपनी इज़ ऑन द राइट ट्रैक। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, विच इज़ क्वाइट एविडेंट, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर मार्जिन्स की बात करते हैं तो 19% अभी, बट ट्रेलिंग 12 मंथ देखते हैं तो 23% ये ऑपरेटिंग मार्जिन्स इन्होंने क्लॉक किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखते हैं तो आप देखेंगे 131 करोड़ मार्च 2020 में इन्होंने क्लॉक किया, विच इज़ डाउन
एज़ कम्पेयर टू 2019, बट अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखते हैं तो 172 करोड़ ऑलरेडी ये क्लॉक कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप दिख रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। तो ये कंपनी अभी लाइमलाइट में आई है एंड दैट इज़ द रीज़न लाइक पीपल आर रियली गागा अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। अब अगर हम कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर 10 ईयर्स का देखते हैं तो 14%, विच इज़ अ डिसेंट नंबर। 5 ईयर्स 9%, 3 ईयर्स 12% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स 8%। तो सेल्स अच्छे से ग्रो कर रही है, 8-9-10% डबल डिजिट, लास्ट 3 ईयर्स में डबल डिजिट ग्रोथ इसमें सेल्स में दिख रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है, 10 ईयर्स में 17%, 5 ईयर्स में 24%, 3 ईयर्स में थोड़ा डिप हुआ है प्रॉफिट ग्रोथ में, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से ये अच्छा खासा नंबर आ गया है 27%। कैगर स्टॉक प्राइस एंड आरओई की बात करते हैं तो 10 साल में 34% से कैगर ये स्टॉक प्राइस ग्रो किया है, लास्ट 5 ईयर्स में 50% एंड 1 ईयर में अगर देखेंगे तो रोबस्ट 166%। तो काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रहा है ये कंपनी। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करते हैं तो लास्ट ईयर 16% से ये रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने जनरेट किया है फॉर शेयर होल्डर्स। बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो बोरोइंग्स अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सितंबर क्वार्टर में अपने बोरोइंग्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम किया है। 260 करोड़ था मार्च 2020 क्वार्टर में और सितंबर 2020 में 208 करोड़ रह गया। तो इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंटली अपना डेट भी रिड्यूस किया है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 53.67, 53.70 एंड अभी थोड़ा सा इन्होंने अपना शेयर्स परचेज़ किए हैं, प्रमोटर्स ने बढ़ाया है अपना शेयर्स। FIIs की बात करते हैं तो कांस्टेंट 1.75, 1.74, 1.67% है, कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। एंड अगर DIIs की भी बात करते हैं तो DIIs की भी ऑलमोस्ट 0.39, 0.31% है। एंड पब्लिक के पास 44.32% शेयर होल्डिंग है। तो इस तरह से बालाजी एमीन्स अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, अच्छे स्पेस में है। अब हम इसको फटाफट चार्ट पर भी देखते हैं और चार्ट पर एनालाइज करते हैं कि ये कंपनी कहाँ पर है और शेयर कहाँ पर बेस्ड है, कहाँ पर हमें ख़रीदना चाहिए, ख़रीदना भी चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, वो भी दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो। तो ये मैं आपको लेके आया हूँ अपने टेक्निकल चार्ट पर। टेक्निकल चार्ट पर आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी कॉन्स्टेंटली अपना बढ़ता जा रहा है और इसका जो इवन 20 DMA भी है, 20 EMA भी काफ़ी 931.74 पर है एंड आज ये 952, 953 पर बंद हुआ है। अगर आप इसका देखते हैं इसमें एक डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है यहाँ पर और वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 978 रुपीज़ का। ये एक रेजिस्टेंस है, हर्डल है छोटा सा, आप ये मान सकते हैं कंपनी के लिए। अगर थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पर बात करते हैं तो आप देखेंगे ये आवरली चार्ट है, मैं इसको एक बार डेली चार्ट पर आपको दिखा देता हूँ। तो डेली चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर ये अपनी रेजिस्टेंस पर बैठा हुआ है। अगर आप इसका 27 अगस्त 2020 का हाई देखेंगे तो वो था 987 रुपीज़, 994 रुपीज़, 26 अगस्त का 994 रुपीज़, 995 इसका हाई था। और अगर बालाजी एमीन्स का आज का हाई देखेंगे तो 977, 978 है। सेकेंडली अगर आप इसके डेली के चार्ट पर देखेंगे तो एक इसमें पैटर्न आपको दिखने के कगार पर है, अभी फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये कल भी नीचे क्लोज़ होता है तो मैं इसको बोलूँगा एक इवनिंग स्टार बनाने की पूरी प्रक्रिया में है। और अगर ये इवनिंग स्टार का कंफर्मेशन कल आ जाता है डेली चार्ट पर, मतलब कल एक बेरिश कैंडल दिखाता है ये और 977.90 को नहीं तोड़ता है तो विच विल कंफर्म दैट ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न इसने बना दिया है और वहाँ से ये नीचे चलना शुरू हो सकता है। कहाँ तक जा सकता है तो इसका जो पहला हर्डल या पहला इसका सपोर्ट आप देख सकते हैं। तो अभी लेने की जल्दबाजी ना करें, जहाँ तक मेरे को अगर लगता है तो ये सबसे पहला सपोर्ट अगर ये लेगा तो 910 के आसपास, 910, 915 के आसपास लेगा तो वहाँ पे आप लेने की चेष्टा कर सकते हैं। और अगर वो भी तोड़ देता है तो फिर एक छोटा इसका सेकंड जो सपोर्ट है वो है 870 के आसपास। तो आप ध्यान रखिए दोनों लेवल्स पर। और क्योंकि अभी अगर आप RSI पर भी देखेंगे तो इस 70 के 68, 67
68-69 के आसपास ये ऑलरेडी होवर अराउंड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट ये अपने ओवरबॉट सिचुएशन में आने वाला है। तो दिस इज़ इट। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरा जो है वो फोर्टे नॉट ओनली टेक्निकल बट फंडामेंटल ऑल्सो, आई असेस दोज कंपनीज एंड देन ओनली आई पुट माई मनी, एंड अलॉन्ग विद इट आई ऑल्सो डू सम सॉर्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग एज वेल, बिकॉज पैसा चर्न होता रहना भी ज़रूरी है और प्रॉफिट बुक करना इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ इट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल भी सब्सक्राइब कर डालिए। जैसा मैंने आपको बताया, मेरा टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है, तो वहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खोला है तो आप अगर फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ, तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने उस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी फॉर ऑल दोज क्वेरीज जो भी आपकी क्वेरीज हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।